अब चर्चा जापान की। 80 साल बाद जापान द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पहली बार लगभग 4000 करोड़ की लागत से अपने लिए खुफिया एजेंसी का विकास करने जा रहा है। दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसीज में अमेरिका सीआईए, इजराइल की मोसाद, भारत की R&AW, MI6 ब्रिटेन से, एफएसबी एंड आईएसआई, इन सब के नाम आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे। और इनको जब जब सुना होगा जब कोई आपने ऐसी फिल्म जिसके अंदर स्पाई नेटवर्क दिखाया गया हो। आप अक्सर जब भी कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की ऐसी फिल्म देखें जब दो देशों के बीच रार का काम हो रहा हो तो जासूसी का योगदान सबसे ऊपर देखा जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल जापान 80 साल तक जासूस रखा ही क्यों नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। आज के सेशन में इसका आंसर करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात 80 साल बाद अब जासूसी के लिए तैयार क्यों हुआ, यह भी तो आंसर करना है। क्या कारण है कि तकाइची इस समय पर इस थॉट के साथ आगे बढ़ रही हैं कि मुझे अपनी खुफिया एजेंसी चाहिए भाई, और इस काम के लिए बकायदा $407 मिलियन का बजट निकाल दिया गया है। जापान पहली बार अपने लिए सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी बना रहा है। इसीलिए हेडलाइन बनती है डेकेड्स ऑफ साइलेंस, ऐसा शांति का दशकों भरा सफर, और उसके बाद अचानक जापान निकल कर आता है कि हम अपनी खुफिया एजेंसी बना रहे हैं। तो आफ्टर ऑल क्या कारण है कि जापान को अपनी खुफिया एजेंसी बनाने के लिए तैयार होना पड़ा? और तो और, अगर ये लोग जापान वाले एजेंसी बना ले गए तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रणेता कहे जा सकने वाले जापान के साथ थोड़े दिन पहले आपने वेपन्स की बातें सुनी थी, अब इंटेलिजेंस की बातें सुन रहे हैं। क्या जापान ने पूरी तरह अपना रीस्टार्ट बटन दबा दिया है? यह बात इसलिए जरूरी है साथियों डिस्कस होना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं कि जो वर्साई की संधि हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें जर्मनी को बड़ा ह्यूमिलिएट किया गया था फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का पौधा उसी बीज उसी जगह लग चुका था, ट्रीटी ऑफ वर्साई में लग चुका था। बोले ऐसा क्यों? बोले जो उनकी इंसल्ट थी जर्मनी वालों की, उसका बदला लेने के लिए हिटलर पैदा हुआ। और हिटलर जो है, पैदा तो पहले ही हो चुका था, लेकिन हिटलर का जन्म उदय एक तानाशाह के रूप में हुआ और उसने सेकंड विश्व युद्ध करवा ही दिया। ऐसे में जापान क्या 80 साल बाद जागा है? जर्मनी तो 20 साल में ही जाग गया था, क्योंकि जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। तमाम प्रकार के प्रतिबंध थे, ये अपनी सेना रखने से प्रतिबंधित थे। लेकिन अब जब से ट्रंप आए हैं, तकाइची को या फिर इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री जो ट्रंप के कारण पद छोड़ गए, जापान ने यह महसूस किया कि जिस अमेरिका की छत्रछाया में हम जी रहे थे, क्या वो आगे तक हमारी रक्षा करेगा? जापान इस बीच में अपनी सेना रखने का प्लान शुरू कर देता है, डिफेंस के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग शुरू कर देता है, और अब वो खुफिया एजेंसी की बातें कर रहा है। क्या ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि जापान फिर से उग रहा है? और जापान जो एक तरह से सूर्योदय का देश है, अगर ग्लोब के साथ में कहा जाए कि सबसे पहले सूरज कहां निकल रहा है तो उन देशों में जापान है। तो ऐसा देश क्या फिर से युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है? क्योंकि ये इनकी पॉलिसी तो नहीं थी। ऐसे में नीतियां बदल रही हैं और जापान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यह सुर्खी बनना तो लाजमी है। लेकिन संयोग देखिए, हेडलाइन बनती है कि जापान अपनी खुफिया एजेंसी वेस्ट की मदद से बनाएगा। इसका मतलब कुछ और भी है। जापान डिप्लोमेसी में भी जीत गया है, कुछ ऐसा कूटनीति में खेल गया है कि जिन लोगों से परेशान होकर डिफेंस और सुरक्षा में आगे बढ़ रहा है, उन्हीं को साथ लेकर बढ़ने की दाव चल दी है। तो दाव पेच इस बार अच्छे हो रहे हैं। इसीलिए चर्चा तकाइची की हो रही है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसके चलते आने वाले समय में जापान को अलग दिशा में याद रखा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं किस तरह से जापान स्पाई एजेंसी विकसित करने निकल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत की खुफिया एजेंसी की भी बात करेंगे, दुनिया की खुफिया एजेंसीज की भी बात करेंगे, और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके मायने क्या होंगे, और असल में जापान ने किसे कारण बनाया है कि साहब इसके कारण हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जहां तक बात द्वितीय विश्व युद्ध की मैंने शुरुआत में कही, वहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ,
दुनिया भर की इकोनॉमीज तेजी से आगे बढ़ने लगी। अमेरिका अपने सीआईए को लेकर और ब्रिटेन एमआई6 को लेकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जापान अपने आप को शांत रखता चला कि उसने कहा कि नहीं साहब, हम ऐसा कुछ भी विकसित नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में जापान की संसद ने एक नया कानून पारित कर दिया और कहा कि हम एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस यूनिट बनाने जा रहे हैं, जिसमें साने तकाइची, जो जापान की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा काम करने जाएगी। अच्छा साहब, अब ये स्पाई एजेंसीज होती क्या है, काम क्या करती हैं? देखिए, आज दुनिया भर के तमाम अपराध, चाहे आतंकवाद से जुड़े हों, जासूसी से, साइबर हमलों से, तमाम देशों की अपनी सैन्य गतिविधियों से, कोई संगठित अपराध की प्लानिंग हो रहा हो, देश के खिलाफ कोई प्लान कर रहा हो, बॉर्डर पर कोई क्राइसिस हो, कोई भी प्रकार से आपके देश में कोई खराब फेक करेंसी आपके घर में घुसाने की प्रयास कर रहा हो, इन तमाम चीजों को पहले ही पता लगाने का, क्योंकि आप किसी देश के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये कनेक्शन आपके डिप्लोमेटिक तो होते ही हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे अगर आपके खिलाफ कोई कूटनीति या कोई इस तरह की षड्यंत्र रची जा रही है, तो खुफिया एजेंसीज पता लगाती हैं। जैसे भारत ने 1971 के जब जंग को जीता, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो उसमें हमारी खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस जो विंग है, जिसे R&AW कहते हैं, इस एजेंसी का बहुत बड़ा रोल था। मतलब भारत पाकिस्तान से युद्ध करके ही इसकी जरूरत समझा था और यह समझ गया था कि पाकिस्तान के भीतर अपने लोग घुसाने पड़ेंगे, जो कि कभी भी क्लेम नहीं किए जाएंगे कि हमारे हैं। हाल ही में आपने एक फिल्म धुरंधर देखी होगी। उस धुरंधर के अंदर भी आपने देखा होगा किस प्रकार से भारत की खुफिया एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर भारत के ही एक व्यक्ति को एंटर कराया हुआ था, जो भारतीय सेना का एक ट्रेंड कमांडर था, ट्रेंड ट्रेंड सैनिक था, और किस तरह से वहां जाकर के वो भारत के मंसूबों को कामयाबी दे रहा था। ऐसे ही फिल्म हाल ही में एक अल्फा निकल कर आई, जिसमें आपने यह सुना कि पाकिस्तान का कोई सैन्य कर्मचारी था जो भारत की सेना के अंदर घुसकर आ गया था। यानी कि फिल्मों से आपको यह समझ में आता है, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, उसमें थोड़ा सा मनोरंजन के हिसाब से लिबर्टी वो लोग लेते हैं, लेकिन यह तो समझ में आता है कि सीधे रास्ते ये लोग नहीं चल रहे होते। कोई सा भी देश हो दुनिया का, वो सब इसी प्रकार से। आप रशिया का मामला उठाएं, इसराइल का उठाएं, इसराइल के बारे में आपने देखा कि इसराइल ने जो हमास है उसके टॉप लीडर्स को ईरान के अंदर घुसकर के मार दिया, किसी को खबर तक नहीं लगने दी कहां से उन्हें सूचना मिली। या फिर अयतुल्लाह अल खमनेई, उनको जासूसी के माध्यम से तो निशाना बनाया था कि वो घर कितने बजे होंगे, कब पहुंचेंगे, उनको निशाना बना के मार दिया। कई बड़े वैज्ञानिकों को इस तरह से निशाना बनाया। ये सब काम खुफिया एजेंसी कर रही होती है। इन खुफिया एजेंसी के दम पर ही आज कोई देश अपने आप को शक्तिशाली प्रूव करवा पाता है। अदरवाइज इसराइल जैसे देश की इतनी वैल्यू नहीं होती जो आज आप सुनते हैं। उसके जितने भी मिलिट्री इवेंट्स हैं, जिस तरह की वो घटनाएं अंजाम देता है, वो वहीं से तो स्थापित करता है कि उसकी मोसाद बहुत पावरफुल है। यही बात रशिया के बारे में कही जाती है। रशिया जब सोवियत रूस हुआ करता था, तब उसकी एक केजीबी नाम की एजेंसी हुआ करती थी, जिसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के MI6, अमेरिका की जो सीआईए है, सीआईए के साथ और उनके जो डोमेस्टिक एफबीआई है, इनके साथ लड़ करके अपने आप को स्थापित किया था। यानी कि ये सब चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में कौन देश कितना पावरफुल है, वो उससे तय होता है कि उसके पास दूसरे देश की कितनी खुफिया जानकारी है। आप ऐसे समझिए, आज कई बार राजनीति में आप एक लाइन बोलते हुए सुनते हैं, राहुल गांधी जी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर एक तंज कसते हुए पाए जाते थे कि आपका नाम एप्स्टाइन फाइल में है। ये एक ऐसी गुप्त सूचना है जो किसी को नहीं पता है, लेकिन सच में अगर ऐसा हो कि आपकी कोई गुप्त सूचना किसी विपक्षी दल के पास हो, तो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था, बहुत ही अच्छी, हमारे नीरजा चौधरी जी जो हैं, इंडियन एक्सप्रेस की काफी वेटरन पत्रकार हैं, वो आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री डिसाइड कैसे करते थे। उनमें से उन्होंने एक बार एक ऐसा ही किस्सा शेयर किया, और उस किस्से के अंदर पता चला कि एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार को केवल इसलिए कि उस प्रधानमंत्री उम्मीदवार के बेटे की अश्लील तस्वीरें इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी तक पहुंच गई थी, बोले उस चलते उनकी दावेदारी रुक गई। आप सोचिए कि एक खुफिया तंत्र जो है, वो डोमेस्टिक रूप से भी सक्रिय है और अंतरराष्ट्रीय रूप से भी सक्रिय है, और खुफिया जानकारियों से ही असल में सत्ता के खेल खेले जा रहे हैं। आज के दौर में जंग और अपनी ताकत सिद्ध हो रही है। यानी खुफिया कारनामे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में मैं उसको प्ले कर दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा, खोज कर देखिएगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं उसके अंदर, जिसे सुनकर आपका रुचि बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसी, मतलब ये समझने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये खुफिया जो जानकारी है ना, ये देशों को ताकत देने में बहुत काम आती है। इसी के चलते जापान को ये जानकारी अब महसूस होने लगी है। आज दुनिया भर की एजेंसीज, अमेरिका सीआईए से, भारत आरएडब्ल्यू से, ब्रिटेन MI6 से, इसराइल मोसाद से, ये सब, और आजकल तो रशिया वालों ने बदल दिया है नाम, एफएसबी के नाम से वो काम करते हैं। ये अपनी तमाम एजेंसीज के दम पर अपने आप को लेकर चलते हैं, और बड़ी रोचक होती है। जब भी कोई स्पाई फिल्म अपन देखते हैं, तो उसमें बड़ा मतलब
फन इस मतलब उस बात का होता है, मनोरंजन होता है, थोड़ा थ्रिल होता है, ये लोग कैसे-कैसे वेपन यूज़ करते हैं। पता चल रहा है लिपस्टिक के अंदर गन लगा रखी है, ग्लव्स में गन लगा रखी है। इस तरह के यंत्र की बटन के अंदर कैमरा, ये तो आजकल सुनने को मिल ही रहा है। उड़ते हुए इंसेक्ट के अंदर कैमरा लगा हुआ है, कबूतर में कैमरा लगा हुआ है, खुफिया तंत्र हैं, इस तरह की चीज़ें बनकर चलती हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो दुनिया भर की तमाम प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, यही काम अब जापान भी करेगा। जहाँ तक बात हो भारत की, तो क्या भारत केवल आरएडब्ल्यू यानी रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क जो विंग है उसी के थ्रू काम करती है? नहीं। भारत के पास बहुत सारी रिसर्च विंग हैं। ऑलरेडी इंटेलिजेंस में हमारे बहुत से शस्त्र काम कर रहे हैं, बहुत से अस्त्र काम कर रहे हैं और हमारी बहुत सी विंग हैं जो इसमें काम कर रही हैं। जैसे 1887 में स्थापित हुई थी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जिसका आज डोमेस्टिक रूप से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से राजनीतिक दल इस आईबी के दम पर यह जान चुके होते हैं कि जनता का मूड क्या है। सरकार के द्वारा कई बार आईबी का इस्तेमाल यह जानने के लिए भी किया जाता है कि जरा देख के बताओ कि इस राज्य के अंदर माहौल क्या है। आईबी के गुप्तचर या आईबी की सेवा में काम करने वाले जो जवान हैं, वो अपनी सूचनाएं सब तरह की, आप अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य किया गया है जो आपको संदिग्ध लगता है, मान लीजिए कि आपके फोन पर पाकिस्तान के नंबर से कोई कॉल आता है, आपने कॉल नहीं उठाया, लेकिन आपकी 1 मिनट बात वहां हो गई, तो अब आप समझिए कि आपके पास आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाएगा जो आपको बड़ा ही अनयूजुअल लगेगा। हो सकता है आपका ध्यान उस पर ना पड़े, अचानक हो सकता है कोई सब्जी वाला आपके घर से पहली बार निकल कर जा रहा हो सकता है कि आपके घर में कोई सफाई करने वाला नया आदमी आ गया हो। खुफिया तरीके से जानकारी आपकी ली जाना शुरू हो जाती है। यह काम आईबी करती है। आंतरिक मामलों के अंदर हर तरह से, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला हो, आप विचार करके देखिए ना, 140 करोड़ का देश और फिर भी देश में आतंकी घटनाएं ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुकी हैं। एक दौर में बहुत सारी आतंकी घटनाएं आप सुना करते थे। ये जो कंट्रोल हुआ, ये कैसे हुआ? ये खुफिया सूचनाओं से, कि कोई भी घटना अगर हो रही है तो बस वहां तक पहुंच जाओ और फिर वहां से तार जोड़ लो, घटना को होने से पहले रोक लो। ये आईबी करती है। अब आईबी कर रही है आंतरिक सुरक्षा, लेकिन अब विदेशों में अगर कोई देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, आप कई बार सुनते हैं कि गुप्त किसी अज्ञात व्यक्ति ने कनाडा में किसी को मार दिया, पाकिस्तान में किसी को मार दिया, ये सब चल रहा है आरएडब्ल्यू के थ्रू चल रहा है। ऐसे ही भारत के अंदर जो हमारी सेना है, उसकी भी गुप्तचर विभाग होते हैं, जिसको डीआईए कहते हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं। जो हमारी आरएडब्ल्यू है, इसका तो गठन 1968 में हुआ। प्रधानमंत्री को सीधा रिपोर्ट करती है आरएडब्ल्यू, तो कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से काम करती है। कैबिनेट सेक्रेटरी इनको हेड कर रहे होते हैं और सीधा प्रधानमंत्री तक इनकी बात होती है। ऐसे ही एक विंग है जिसको एनएसए के साथ में लगाया हुआ है, जिसका नाम एनटीआरओ है, कि सैटेलाइट, साइबर, इनके थ्रू काम करता है। एक ऐसे ही एयर इंटेलिजेंस है जिसे डीएआई कहते हैं। ऐसे ही एक नेवल इंटेलिजेंस है जिसे डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, जैसे हमारी सेना का है ना डिफेंस इंटेलिजेंस, ऐसे नेवी का भी है और आर्मी का भी है, क्योंकि सबको अल्टीमेटली इंटेलिजेंस के थ्रू। फिर एक मिलिट्री का अपना, यानी ओवरऑल सबका मिलकर के एक मिलिट्री का इंटेलिजेंस है। और आतंक के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मामले के लिए हमने एक प्रॉपर एनआईए बनाई हुई है, जो आतंक के लिए डेडिकेटेड काम करती है। और उसकी टेरिटरी में अब उसको यह भी कह दिया है कि विदेशों में भी अगर आपको लगता है कि इसके तार जुड़े हुए हैं, तो कर लो आप अपने हिसाब से एक्शन जो करना है। तो भारत अब इन चीजों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल आता है, भारत ने आरएडब्ल्यू क्यों बनाई जब हमारे पास ऑलरेडी आईबी थी? तो असल में जब 62 और 65 के युद्ध हुए ना भारत के, तब भारत को समझ में आया कि हमें ना दूसरी तरफ की तैयारियों के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं। हम लोग सूचनाओं पर रह गए कि जो हम तक वहां से पहुंचाई जा रही थी। वास्तविकता में जानकारी होती तो खेल होता। फिर हमने आरएडब्ल्यू का गठन किया, और हालांकि इसको लेकर के काफी सारी किस्से कहानियां हैं। कहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री भारत के जो थे, उस समय के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को यह तक बता दिया कि आपके देश में हमारे कौन कौन से, या हमको पता है कि आपके पास में किहूटा करके जो जगह है, वहां पर आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। पाकिस्तान वाले खुफिया तरीके से इस काम को कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कभी और सुना करके फुर्सत में बताएंगे इसको। खुफिया एजेंसीज के ऊपर बहुत सी कहानियां हैं और सुनने में बड़ी रोचक हैं। अब हम आ जाते हैं टू द पॉइंट, जापान के ऊपर। जापान की कहानी क्या है? तो जो जापान जो है ना, उसने 1945 तक, जब युद्ध के अंदर वो हार गया, पूरी तरह से सारी शांति हो गई कि भाई अब हमारे ऊपर परमाणु बम गिर गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो 1947 में अपना उन्होंने एक संविधान लागू किया। उसमें एक आर्टिकल 9 डाला, और उस आर्टिकल 9 के अंदर उन्होंने अपने बात को सिंपल कहा, और कहा कि अब हम लोग पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे, यानी शांति की नीति अपनाएंगे। अब हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, और हमला नहीं करेंगे तो हमें जानकारी की जरूरत ही नहीं है, और हमारी सुरक्षा
अमेरिका से हम लेते रहेंगे। मतलब हम पर कोई हमला कर दे तो बचेंगे कैसे? बोले अमेरिका से हम सुरक्षा लेते रहेंगे। ये वो संधि की तस्वीरें हैं जिस समय पर अमेरिका के साथ ये संधि करके कहते हैं सर अब हम शांतिवादी हो गए, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी काम। तो इतनी अंदर इनके अंदर इतनी शुद्धता कहां से आई? ये गौतम बुद्ध से प्रेरित कहां से हो गए? तो हुआ ये कि इनके यहाँ ना पहले एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी जो टोक्यो की स्पेशल हायर पुलिस यानी कि TOKKO हुआ करती थी। ये जो टोको नाम की इनकी गुप्त पुलिस थी ना, इसने धीरे-धीरे पहले ही विश्व युद्ध के दौर में पहले ही इतना आतंक मचा दिया था कि कोई भी राजनीतिक विरोधी हो, कोई पत्रकार हो, कोई छात्र हो, कोई आम नागरिक अगर सरकार के विरोध में हो, उनको गिरफ्तार करना, उनके ऊपर आक्रामक नीतियों को अपनाना, तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करा करते थे। तो आम जनता में पहले ही खुफिया एजेंसी, जैसे मान लीजिए कल को आई भी ऐसे करने लगे। जैसे आज राजनीतिक दलों के अंदर ईडी का नाम है। ईडी और सीबीआई आजकल नाम ही इसलिए लिए जाते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ आपने कुछ बोला, तो आपको 2 दिन बाद ही ईडी के दर्शन हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें अब नैरेटिव में आप सुन चुके हैं, लेकिन कल को अगर आपको आईबी के बारे में भी यही सब सुनने को मिले, खुफिया एजेंसीज के बारे में भी यही सुनने को मिले, तो आपको एक घृणा होने लगेगी और उस व्यवस्था को बदलने की मांग करने लगेंगे। जैसे वर्तमान सरकार ने सीबीआई का यूज कम किया है, इनकम टैक्स का कम यूज किया है, ईडी का ज्यादा यूज किया, क्योंकि पुरानी सरकारें सीबीआई के कारण बदनाम थी। तो जनता को राहत दी गई कि सुनो सीबीआई नहीं होगी, ईडी होगी। कोई नया नया नाम देकर के आपके साथ साझा कर दिया गया। हालांकि ईडी बनी पहले ही थी, लेकिन फिर भी यूज उसका इस बार ताकत के साथ कर दिया गया। तो कुल मिलाकर हुआ ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ना, इन व्यवस्थाओं को जापान की जनता पहले से जानती थी और मानती थी कि ये शोषणकारी हैं। उन्होंने गठबंधन कर रखा था कि साहब आप अपने सैनिकों को जापान में रखो, आपको जगह मिल जाएगी, पैसा चाहिए पैसा ले लो, हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, हम काम नहीं करेंगे। फिर इसी बीच में उन्होंने एक बार कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस नाम से व्यवस्था करी, लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा कानूनी अधिकार नहीं दिए। उसका काम सिर्फ इतना ही था कि आप अपने देश की जो इंटर डिपार्टमेंटल जानकारी है वो अमेरिका के साथ साझा कर सकते हो। कोई बात नहीं। तो अब इतने दिन से ये चले आ रहे थे, तो अब अचानक क्यों? तो आपको अचानक टिप्स पे तो बहुत सारे आंसर याद आ जाएंगे। सर नॉर्थ कोरिया परेशान कर सकता है, चाइना परेशान कर सकता है, साउथ कोरिया परेशान कर सकता है, सर जापान को रशिया परेशान कर सकता है, अमेरिका परेशान। भाई दुनिया की अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो तो परेशान करने के लिए तो कोई ना कोई खड़ा ही होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रमुख जरूरत क्यों है? अचानक जापान ने अपना रुख कैसे बदल लिया? इसके पीछे के सबसे तात्कालिक कारणों में डोनाल्ड ट्रंप का आना है। क्योंकि ट्रंप ने जापान को, जैसे कुछ दिनों पहले नाटो के नाम पर यूरोप को धमकी दे दी, ऐसे ही जापान को इस सुरक्षा समझौते के नाम पर धमकियां दे दी गई। उन्हें यह कहा गया कि तुम हमारी सुरक्षा में जी रहे हो, आप अगर अपने देश से इतने ट्रिलियन डॉलर या इतने बिलियन डॉलर अमेरिका में निवेश नहीं करोगे तो हमें सोचना पड़ेगा आपकी सुरक्षा के बारे में। मतलब अब सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने जापान के साथ बार्गेनिंग कर ली। अगर यह स्थिति रही तो कल को नॉर्थ कोरिया कोई बैलिस्टिक मिसाइल जापान पर दागे तो अमेरिका वहां खड़ा होकर के पहले जापान से कहेगा कि इतना पैसा दो तब तो बचाएंगे, अदरवाइज नहीं बचाएंगे। पहले ऐसा अमेरिका नहीं हुआ करता था। लेकिन जो वर्तमान रूप अमेरिका का निकला है, इस वर्तमान रूप से ही सारी की सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी जिम्मेदार मिला, और वो क्या? आप सबने कुछ समय पूर्व जब रशिया यूक्रेन युद्ध सुना होगा, उस समय एक जानकारी मिली होगी कि रूस की खुफिया एजेंसीज को भी, या रूस के, अच्छा देखिए ऐसे समझिए, आज भारत के जिन देशों के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जिन देशों में हमारे एम्बेसडर्स बैठते हैं या हाई कमिश्नर्स बैठते हैं, उनकी एक टेबल हमारी हर जगह डिप्लोमेट्स जहां हैं वहां पर एक हमारी गुप्तचर एजेंसी की टेबल भी होती है। लेकिन उसे किसी ना किसी टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से बिठाया जाता है और ये ओपन सीक्रेट है। मतलब ये ऐसा सीक्रेट है कि जो उन दूसरे देशों को भी पता है कि अच्छा इनके यहां पर एक टेक्निकल आदमी इनकी खुफिया एजेंसी से आया हुआ है, लेकिन वो डेटा एनालिस्ट के नाम से बिठाया हुआ है। वो खुफिया एजेंसी असल में जो आंखों के सामने चीजें चल रही हैं एटलीस्ट वो तो देखे। जब भी आप किसी दूसरे देश के आदमी को भारत में आते समय वीजा मांगने की स्थिति में देखते हैं, तो कई जब संदिग्ध वीजा जानकारी होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने किसी विदेश में जाने का आवेदन किया, मैंने उस देश की एम्बेसी से परमिशन मांगी, सर कितने दिन में आ जाएंगे? मैं सेम डे जाके सेम डे वापस आ जाऊंगा। वो वीजा उठा और उठ करके दूसरी जगह चला गया गुप्तचर एजेंसी के पास। चेक करो इस आदमी का प्रोफाइल साफ तो है। ऐसे ही तमाम प्रकार की जब यात्राएं होती हैं, तो विदेशी नागरिक जब आ रहे होते हैं, तो उस एम्बेसी के अंदर इन लोगों को बिठा के रखा जाता है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करी, तो उस समय पर यूरोप के कई देशों ने अपने यहां से रशियन एजेंट्स को निकाल दिया। बोले साहब सुनो, अपना ये सारा सारा एम्बेसी एम्बेसडर सब ले जाओ यहां से, हम नहीं बिठाएंगे, निकालो, ताकि रूस अपने पांव ना पसार पाए, उस तक उनकी तैयारियां ना पहुंचे। लेकिन रूस इस पूरे जंग में अपने लिए अल्टरनेट तलाश रहा था, और अल्टरनेट तलाशने में जापान उसको अपनी खुफिया एजेंसीज के लिए एक सेफ पनाह की जगह मिला। अब इसकी क्या कहानी है?
असल में आपको मालूम होगा कि रूस के साथ तमाम प्रकार की जो कंपनी, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने ट्रेड करना रोक दिया। बोले आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज नहीं देंगे। नहीं देंगे तो ऐसे में अब रूस को तैयारी के समय मिसाइल के अंदर कोई चीज चाहिए, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है, कुछ तो भाई सपोर्टिव चीजें तो चाहिए ही होंगी ना। तो या तो वो चाइना से मिलेंगी, या फिर उस देश से मिलेंगी जहां पर खुफिया एजेंसी है ही नहीं। और यहां पर जापान उनके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर बनकर निकला। जापान टेक्नोलॉजी में तो उन्नत है ही, यहां से टेक्नोलॉजिकल सामान खरीद खरीद के रशिया जाने लगे, या तो डायरेक्ट जाने लगे या वाया जाने लगे। और जापान के अंदर रूस के खूब सारे एजेंट घूमने लगे इस दौर में, पिछले 3-4 साल में। और उन्होंने उठा उठाकर खूब सारा सामान डाल दिया रशिया के अंदर। अब ये बात कैसे पता चली? रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन के अंदर कुछ मिसाइलें जब देखी गई, तो उन मिसाइलों के अंदर जो सिस्टम लगे हुए मिले ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लगी हुई मिली, वो डिवाइसेस रशियन थी, वो सॉरी जापानी थी। तो यूक्रेन में जापानी चीजें पहुंच कैसे गई? तो पता चला कि ये जापानीज पार्ट जो हैं, ये रशियन मिसाइल में लगकर आए हैं। बोले रशिया ने तो खरीदे ही नहीं, या जापान ने तो बेचे ही नहीं। बोले साहब ये खुफिया तरीके से पहुंची हैं। तब जा पर जापान को इन पश्चिमी देशों ने मोटिवेट किया कि अरे कम से कम खुफिया एजेंसी के लोग आपके देश में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए तो कोई तरीका लाओ। तो बोले सर हम तो कह ही रहे थे, बना ही देते हैं। तो एक प्रकार से इन लोगों को साथ ही साथ मोटिवेट कर दिया गया। बाकी बचे कारणों में ये दोनों भाई तो हैं ही, दो भाई दोनों तबाही कारण, क्योंकि ये कभी भी जापान को निगलना चाहेंगे। जापान ने इन पर इतनी यातनाएं दी हैं कि ये यातनाओं का बदला आज भी लेना चाहते हैं, मतलब इतने गुस्से में पूरे टाइम रहते हैं। तो बस कुल मिलाकर के चीन हो, उत्तर कोरिया हो, रशिया हो, अब सब तरफ से जापान को चुनौती है। और रही सही साइकोलॉजिकल थॉट ये है कि अमेरिका तो साथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका इनको बिठाकर टेबल पर ह्यूमिलिएट करता है कि तुमसे ज्यादा तो सरप्राइज देना पोर्ट ब्लेयर जानता ही कौन है। तो बस कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ट्रंप का भी दबाव है और जापान इसका लाभ उठा रहा है, और इसी के लिए जापान ने अपने यहां पर खुफिया तंत्र विकसित करने का काम कर दिया है। क्या इनके लिए बहुत आसान होगा? देखिए आसान तो नहीं होगा, चुनौतियां कई होंगी, क्योंकि अब नया मॉडल डेवलप करना, दूसरे देशों में अपने आदमी घुसाना, और ऐसे समय पर घुसाना जिस समय पर जापान को वीजा फ्री एंट्री है बहुत से देशों के अंदर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप 3 कंट्रीज में चलता है। तो ऐसे में अगर जापान अपने अपने खुफिया लोगों को दूसरे देशों में भेजता है, तो ये उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। हो सकता है उसका पासपोर्ट इंडेक्स अब गिरने लगे। ऐसे में हाल ही में मार्च 26 में इन्होंने अपने यहां पर विधेयक को मंजूरी दी। अप्रैल में उसको निचले सदन से पारित किया, 27 मई 2026 को ऊपरी सदन से पारित किया, और जुलाई में, यानी कि आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं उस समय पर इसका संचालन तय किया और 2 यूनिट बनाई, एक नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और एक नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके मदद से अब ये लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। बाकी अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल के लिए इसकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो योग्य अधिकारियों की भर्ती इनकी चुनौतियों में रहने वाली है, और दूसरी खुफिया एजेंसीज को काउंटर करने के जो तरीके होंगे, ये इनकी बड़ी फैसलों में से निकल करके आएंगी। ठीक है साहब, बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।